बच्चों, इस भाग में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अर्थात आंकड़ों के संगठन के बारे में जानेंगे। तो हमें आंकड़ों के संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम आंकड़ों का संगठन इसलिए करते हैं ताकि हमें इससे आंकड़ों को समझने में सुविधा हो, इसलिए हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक सिक्का लिया और उसे हमने 10 बार उछाला। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त अथवा पट। इसे हम चित्त कहते हैं और इसे हम पट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हेड और टेल भी कहा जाता है। अब हमने सिक्के को 10 बार उछाला तो हमें हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 मान के चलिए मुझे इस तरह से प्राप्त होता है, जहाँ पे एच का मतलब चित्त होता है अर्थात हेड होता है और टी का मतलब टेल होता है अर्थात पट है। तो हमें आंकड़ों के संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के आंकड़ों के साथ कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर यह गणना करते हैं कि हेड की संख्या अर्थात चित्त की संख्या कितनी बार हुई है और पट की संख्या कितनी बार है। तो सबसे पहले हम हेड अर्थात चित्त का गणना करते हैं। तो 1 2 3 अर्थात हेड 3 बार आता है। तो हम यहाँ पर 3 लकीर खींच सकते हैं, 1 2 3, और यह 3 बार आता है। ठीक उसी प्रकार हम पट के लिए गणना करते हैं। तो पट 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आता है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात यह 7 बार आता है। देखिए अब क्या हुआ, अब हमें इसे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हेड 3 बार आता है और टेल 7 बार आता है। इसीलिए हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। अब हम टैली मार्क अर्थात मिलान चिन्ह के बारे में समझते हैं। तो टैली मार्क क्या होती है? तो हमने देखा कि पिछले उदाहरण में हेड अर्थात चित्त की संख्या 3 थी, जिसे हमने 3 लकीरों के साथ अंकित किया और हमने 3 लिखा क्योंकि इसकी संख्या 3 है। फिर हमने टेल को हमने 7 लकीरों के साथ अंकित किया और हमने 7 लिखा। लेकिन जब संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम टैली मार्क अर्थात मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मिलान चिन्ह में हम अगर संख्याएं 5 से कम हो तो हम उसे सिर्फ लकीरों के साथ अंकित करेंगे। जैसे अगर संख्या 4 हुई तो हम उसे 4 लकीर के साथ अंकित करेंगे, अगर 3 हुई तो उसे हम 3 लकीर के साथ अंकित करेंगे। ठीक उसी प्रकार 2 1 को हम अंकित करेंगे, अगर कोई भी संख्या ना हो तो वहाँ पे हम कोई भी लकीर नहीं खींचेंगे। अब अगर संख्याएं 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसे हम किस प्रकार अंकित करेंगे? मान के चलिए संख्या 5 बार आती है, तो हम 5 को अंकित करने के लिए हम 1 2 3 4 और हम एक लकीर बीच से खींचेंगे अर्थात यह 5 को दर्शाता है। अगर संख्याएं 7 रहती तो हम किस प्रकार अंकित करते? तो 7 को अंकित करने के लिए 1 2 3 4 5, अब 5 पूरी हो गई, अब उसके बाद 6 और 7 इस प्रकार हम अंकित करेंगे। अतः जो हमारा पिछला उदाहरण था जिसमें हमने एक सिक्के को उछाला था, जिसमें हमारे चित्त की संख्या 3 थी और पट की संख्या 7 थी, उसमें हमारा जो मिलान चिन्ह होगा वह इस प्रकार होगा। तो मिलान चिन्ह पहले के लिए 3 आएगा क्योंकि चित्त की संख्या 3 थी, अतः हम
3 बार लकीर खींचेंगे, 1 2 3। और पट की संख्या 7 थी तो हम पहले 5 को दर्शाएंगे, फिर 2 को दर्शाएंगे और इसकी कुल संख्या लिखेंगे। इसकी कुल संख्या 3 है और 7 है। हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं। क्या आप इस उदाहरण में इसकी सारणी बना सकते हैं कि यहाँ पर फलों की अलग अलग तरह के फलों की संख्या कितनी है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केले की संख्या 3 है, अर्थात हमारे पास 3 केले हैं। उसे दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह होगा 1 2 3। और संतरे की संख्या 2 है, तो अर्थात संतरे जो हैं 1 2 से अंकित की जा सकते हैं। और सेब की संख्या भी 2 है, अर्थात सेब को हम 1 2 लकीरों से अंकित कर सकते हैं। अब हम इनकी कुल संख्या लिखेंगे, 3 2 और 2। अब हम बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमने क्या किया है, हमने एक पासे अर्थात डाइस को उछाला है और डाइस को हमने अर्थात पासे को हमने 20 बार उछाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपरी सिरे में जो अंक आता है वही अंक मेरे पासे का आउटकम अर्थात रिजल्ट होगा। अब हम यह जानना चाहेंगे कि 1 कितनी बार आता है। हम देखते हैं कि 1 जो है वह यहाँ पर 1 2 3 4 कुल 4 बार आता है। अर्थात 1 को अगर हम मिलान चिन्ह से अंकित करेंगे तो 1 2 3 4 और कुल इसकी संख्या 4 है। तो इस तरह से हमने अंकित की। ठीक उसी प्रकार 2 कितनी बार आता है, तो 2 एक यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, बस। तो कुल मिलाकर 2 4 बार आता है। फिर हम 2 को 1 2 3 4 अर्थात फिर 4 से हम इस प्रकार अंकित कर सकते हैं। तो हम यह आप पर छोड़ते हैं कि आप बाकी संख्याओं के लिए भी आप मिलान चिन्ह और उसकी कुल संख्या लिख लेंगे। अतः इस भाग में हमने क्या सीखा? इस भाग में हमने सीखा कि हम आंकड़ों का अर्थात डेटा का हम संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार कर सकते हैं। धन्यवाद।